हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी क्लास करेंगे न्यू कंटेंट के साथ, जो DSSS में पेपर चल रहे हैं अभी 2025 के। उसमें जो हिंदी का पार्ट पूछा जा रहा है उसके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, रमेश को उसकी इच्छा के अनुसार एक बहुत अच्छे संस्थान में नौकरी मिल गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? उसकी इच्छा के अनुसार एक नौकरी मिल गई। जब इच्छा के अनुसार मिल जाती है चीजें तो उसको इपिशिप्त बोलते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। इतिवृत्त हम बोलते हैं घटनाओं का विवरण, जिसमें हमें घटनाओं का विवरण दिया होता है कि ये चीज इस टाइम पे हुई थी, उसे हम इतिवृत्त बोलते हैं। आत्मोत्संग बोलते हैं कि जो आत्म बलिदान देता है, खुद से अपना बलिदान देता है, उसको आत्मोत्संग बोला जाता है। यह अहेतुक जो होता है उसका मतलब होता है बिना किसी कारण के। तो इनका मतलब मैंने आपको बता दिया और करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे ये आएगा, एक मिनट देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, उचित कारक एवं उससे संबंधित चिन्ह वाले विकल्प का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्य पूर्ण करें। मैंने मित्र डैश पत्र लिखा। मैंने मित्र डैश को पत्र लिखा। तो देखिए को तो सब में आ रहा है, लेकिन कौन से कारक का प्रयोग होगा? तो जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी के लिए कुछ लिखते हैं, कुछ भी मतलब किसी और के लिए किया जा रहा है, तो उसमें संप्रदान कारक आता है। करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है थर्ड है। को संप्रदान कारक में आता है और के लिए भी जो होता है वो संप्रदान कारक में ही हमारा प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य को क्रम में लिखिए। वह फर्स्ट पढ़ते हैं हम। वह उनके व्यवहार व्यापार तथा विचार विनिमय की भाषा हो। राष्ट्रभाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जिसे राष्ट्र के सभी निवासियों व्यवहार में लाएं। यह भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो पहला सेंटेंस होगा हमारा सेकंड से स्टार्ट होगा। सेकंड, राष्ट्रभाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जिसे राष्ट्र के सभी निवासी व्यवहार में लाएं। सेकंड जो होगा थर्ड होगा। तो आप ऑप्शन देखिए, इसमें हमारा थर्ड से ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन है, तो देखिए 2 और 3 किस में आ जा रहा है? तो फर्स्ट वाले में आ जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। एक बार हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। पहले 2 होएगा, राष्ट्रभाषा से अभिप्राय उस भाषा से है जिसे राष्ट्र के सभी निवासी व्यवहार में लाएं। वह उनके व्यवहार व्यापार तथा विचार विनिमय की भाषा हो। यह भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, 8 कनौजिए 9 चूहे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बेटा 8 कनौजिए 9 चूहे जो है विषम स्थितियों को दिखाती है। मतलब है कि जो लोग तो नहीं है, 9 चूहे मतलब 9 लोग हैं, लेकिन उसमें से भी 8 कनौजिए। कनौजिए मतलब एक तरीके से चुगली करने वाले हैं। तो ये क्या होगा? अगर 9 लोगों में से 8 लोग एक दूसरे की चुगलियां करते फिरेंगे तो क्या होता है? अलगाव हो जाता है, दुश्मनी होने लगती है, जिसके कारण अलगाव होता है। तो ये इस लोकोक्ति का मतलब होता है। तो दिखावटी रोना नहीं, एकता में बल बिल्कुल नहीं, अलगाव की स्थिति करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ है हर हाल में मुसीबत, ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, नायिका रूठ कर चली गई। वाक्य में एक डैश क्रिया है। रेखांकित शब्द के लिए क्रिया का उचित भेद दिए गए विकल्प में से चुनकर वाक्य पूर्ण करें। प्रणर्थक क्रिया होती है बेटा जब हम कोई कार्य स्वयं करते हैं या किसी से करवाते हैं। जैसे राम ने सीता से पत्र लिखवाया, माता ने बच्चे को दूध पिलाया, तो ये हमारी प्रणर्थक होती है। संयुक्त क्रियाएं होती हैं, जैसे संयुक्त में संयुक्त क्रियाएं, दो क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं हमारी।
आक्रामक नहीं होगी। ये करेक्ट ऑप्शन हमारा है पूर्वकालिक क्रिया। न्यायिका रूठ कर चली गई, जिसमें एक कर्ता होता है और दो क्रियाएं होती हैं। जैसे कि न्यायिका क्या पहले रूठी और फिर चली गई। तो इसमें हमारी है पूर्वकालिक क्रियाएं, जिसमें एक कर्ता और दो क्रियाएं होती हैं, उससे पूर्वकालिक क्रियाएं कहते हैं। पहले एक क्रिया करके दूसरी तुरंत क्रिया करता तो उसमें पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा 4th है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौराणिक कथाओं में इंद्र को देवताओं का राजा कहा गया है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है? सिखी नहीं होगा, व्योम भी नहीं, चैतन्य भी नहीं। पुरंदर क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारा बनता है। पुरंदर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, सिखी का हम मोर पर्यायवाची है। व्योम का अर्थ होता है, व्योम का मतलब हम आकाश में लेते हैं। पर्यायवाची जब हम लेते हैं तो व्योम का आकाश। चैतन्य का होता है एक तरीके से ज्ञान होना या जागरूकता होना। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है। इंद्र को हम पुरंदर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान को परम मोक्षदायिनी विधा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल करेक्ट है, उपनिषदों सही है, प्रतिष्ठित सही है, जो ऑप्शन 2 है वो हमारा सही है। मोक्षदायिनी जो होता है उसकी जो सही वर्तनी होती है वो होती है मोक्ष मोक्षदायिनी। करेक्ट हमारा होता है, इस तरीके से लिखा जाता है मोक्षदायिनी। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीति में अक्सर बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा का प्रभाव देखने को मिलता है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? ये हमने लास्ट जो प्रीवियस ईयर किया था उसमें भी पढ़ा था कि बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा क्या होती है, क्या कहा जाता है उसको? तो दुर्भय संधि कहा जाता है। वचाल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बोलने वाला। निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, मतलब स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा से पूरी तरीके से जीता हो। और इसका जो मतलब है सद्य प्रसूता जो है, इसका मतलब होता है कि जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया हो, जिसने हाल में बच्चे को जन्म दिया हो, तो उसके लिए हम ये दिया हो, उसके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है 4th। ये लास्ट वाले प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था और इनमें से भी जो ऑप्शन दिए हैं ये भी पूछे जा चुके हैं DSSB में। जैसे वाचाल का क्या होता है, निरंकुश, सदप्रसूता का होता है, ये सारे पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उचित कारक देखिए, उचित कारक एवं उससे संबंधित चिन्ह वाले विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य पूर्ण करें। परीक्षा मार्च डैश होगी। इसमें ये बेटा योजक चिन्ह ऐसे लगा हुआ है सब में। तो देखिए, परीक्षा मार्च डैश होगी, सब में है। तो आप देख सकते हैं जो कर्ता का चिन्ह होता है वो कर्ता का चिन्ह मैं नहीं होता है, कर्ता ने। कर्म का मैं नहीं होता है बल्कि को होता है, कर्ता ने। अपादान में हमारा जो चिन्ह आता है वो से आता है, किसी से अलग होने का जब भाव होता है तो अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, जो मैं परीक्षा मार्च में होगी। अधिकरण जो कारक है वो स्थान या समय के लिए
समय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, अधिकरण कारक। कारक बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इस वाले पेपर में डीप में जाके कारक को पूछा गया। अगर किसी को कारक की विभक्तियां चिन्ह नहीं पता है तो वो नहीं कर सकता इनको, तो गलती होंगे आप लोगों के। तो इसलिए कारक बहुत अच्छे से करके जाइएगा पेपर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह अपनी माँ के पुराने आभूषण को बड़े प्यार से संजो कर रखता है। वह रेखांकित शब्द का पर्यायवाची क्या है? आभूषण का हमें पर्यायवाची बताना है। आभूषण का जो पर्यायवाची होता है वो है आभरण। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। जबकि जो यातुधान होता है उसका हम राक्षस का पर्यायवाची है। राक्षस, राक्षस। वांछा जो होती है इसका मतलब होता है कामना करना या इच्छा होना। और सुरभोग मतलब, सुरभोग का मतलब होता है अमृत। अमृत इसका पर्यायवाची है सुरभोग का। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रामीण क्षेत्रों में दारिद्र्यता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? ग्रामीण बिल्कुल सही लिखा गया है, योजनाएं बिल्कुल सही है, उन्मूलन सही है। जो वर्तनी की त्रुटि है वो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में है। दरिद्रता की जो वर्तनी होती है इस तरीके से लिखी जाती है, दरिद्रता। ये करेक्ट वर्तनी है बिल्कुल आप लोगों की दरिद्रता की। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए वाक्य को क्रम में लिखिए। युवा अवस्था में जब मनुष्य समाज में प्रवेश करता है, हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्तियों से मित्रता उचित नहीं है। उसका चित्त कोमल, अपरिपक्व तथा संस्कार ग्रही होता है। इस अवस्था में अत्यधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? युवा अवस्था की। जो पहला ऑप्शन आएगा 1 आएगा। तो देखते हो, एक बार ऑप्शन देखिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम 1 में देखते हैं, युवा अवस्था में जब मनुष्य समाज में प्रवेश करता है तो उसका चित्त कोमल, अपरिपक्व तथा संस्कार ग्रही होता है। 1 के बाद थर्ड आएगा। तो इसमें देखिए, तो करेक्ट ऑप्शन हमें 1 दिख रहा है, फोर्थ नहीं। एक बार हम चेक कर लेते हैं 1 को। देख लिया, युवा अवस्था में जब मनुष्य समाज में प्रवेश करता है उसका चित्त कोमल, अपरिपक्व तथा संस्कार ग्रही होता है। इस अवस्था में अत्यधिक दृढ़ संकल्प वाले एवं हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्तियों से मित्रता उचित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, तख्त या तख्ता लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तख्त या तख्ता बेटा होता है विषम परिस्थितियां। जैसे कि तख्त किसको बोलते हैं? वो जो राजा महाराजा होते हैं ना, जिन सिंहासन होता है उनके पास, राजपाट होता है, तो उसको तख्त बोला जाता है। जबकि तख्ता किसका होता है? लकड़ी का बना होता है जिसपे सोने को मिलता है। तो या तो इंसान को तख्त चाहिए होती है या उसको तख्ता, मतलब तख्त मिला तो बहुत शान से रहता है और तख्ता मिला तो वो एक तरीके से गरीबी होना एक तरीके से। तो इस लोकोक्ति का अर्थ तो इसी तरीके से लिया जाता है, या तो शान से रहे व्यक्ति या भूखे मरे। तो देखिए, सख्ती से काम करना बिल्कुल नहीं, थकने पर विश्राम नहीं, शान से रहना या भूखे मरना। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। फोर्थ है, हर तरह का लाभ ही लाभ, गलत है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए विशेषण से सही भेद को दिए गए विकल्प में से चुने। किसान ने खेत में थोड़ा सा पानी छोड़ा। वाक्य में डैश विशेषण है। यहाँ पे देखिए, किसान ने खेत में थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा सा हमारा परिणामवाचक होता है। संख्यावाचक में संख्या का दिखाया जाता है, संकेतवाचक नहीं है, गुणवाचक भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इस मंदिर की भव्य वास्तुकला देखने योग्य। वाक्य में डैश विशेषण है। उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। परिणामवाचक नहीं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ या कुछ निश्चित मात्राएं, जैसे 2 किलो 4 किलो ऐसे लिख के दिया होता है, 2 मीटर 4 मीटर ऐसे दिया जाता है। संख्या में हमें संख्याएं दी जाती, तो ये भी नहीं है, संबंध भी नहीं है। गुणवाचक हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, भव्य है।
इसके बाद है आप लोगों का गद्य। इसको पढ़िए अच्छे से, एक बार मैं भी रीड करते फिर क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। हास्य और व्यंग्य साहित्य और संवाद की ऐसी विधाएं हैं जो गहन संदेशों को सहजता और रोचकता के साथ प्रस्तुत करती हैं। हास्य मनुष्य को आनंद और उल्लास प्रदान करता है, जबकि व्यंग्य किसी सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक विसंगति पर तीखा प्रहार करता है। जीवन चाहे व्यक्ति का हो या सामूहिक लोक जीवन हो, हास्य व्यंग्य की आवश्यकता सभी जगह है। वस्तुतः हास्य व्यंग्य एक ऐसा माध्यम है जो नीरस वातावरण को भी सुखद बना देता है। हास्य का जादू इतना प्रभावशाली होता है कि वह अन्यास चारों ओर फैल जाता है। जिसने कभी हंसना ना सीखा, सचमुच कभी उसने जीना ना सीखा। सामान्य व्यक्ति को जीवन जीवन में इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ती है कि वह अपने जीवन को पहाड़ समझने लगता है। ऐसे दूभर जीवन को यदि जीने योग्य बनाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि जीवन में हंसने की गुंजाइश हो। हंसी के सहारे मनुष्य अपने कष्टों को भूलने का प्रयत्न करता है। संघर्ष, तनाव, व्यस्तता, घुटन आदि आज के जीवन की सहज देन है, जिससे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम हंसना सीखें। साथ ही ये भी सत्य है कि हम में से अनेक व्यक्ति हंसना नहीं जानते। हंसना तभी संभव है जब हम परिस्थितियों के साथ बहुत गंभीर रूप से जुड़कर घटनाओं को सहज भाव से देख सके। परिस्थिति से ऊपर उठकर विचार करने की शक्ति ही जीवन में हास्य का संचार करती है। भार स्वरूप लगने वाला जीवन एक बार फिर से हल्का हो जाता है और तो रोता हुआ व्यक्ति फिर से हंसने लगता है। हास्य की भांति जीवन व्यंग्य की स्थिति महत्वपूर्ण है। व्यंग्य से जीवन के प्रति मानव दृष्टि अधिक प्रखर हो जाती है। जीवन जीवन की विसंगतियों को व्यंग्य अधिक उभारता है, उसका प्रभाव भी अधिक पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन 16 का देखते हैं। लेखक के अनुसार हंसी की स्थिति में संभव है जब व्यक्ति केवल व्यंग्य का सहारा ले, नहीं। जब व्यक्ति संघर्ष और तनाव से मुक्त हो, नहीं। जब व्यक्ति परिस्थितियों को सहज भाव से देख सके, या जब व्यक्ति जीवन को पूरी तरह से गंभीरता से ना ले। ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 17, गद्यांश के अनुसार व्यंग्य का जीवन में क्या प्रभाव होता है? ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं। व्यंग्य केवल मनोरंजन नहीं करता, ये व्यक्ति को तनाव मुक्त कर देता है, नहीं। ये जीवन को विसंगतियों को प्रखरता से उभारता है, ये परिस्थितियों को हल्का बना देता है, नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा थर्ड है। जो व्यंग होते हैं वो जीवन की विसंगतियों को प्रखरता से उभारता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसने कभी हंसना ना सीखा उसने जीना ना सीखा। इस कथन का आशय क्या है? हंसी जीवन को सरल और जीने योग्य बनाती है। संघर्ष के बिना जीवन का आनंद नहीं है, ये गलत है। जीवन में हास्य का कोई महत्व नहीं है, ये भी गलत है। केवल गंभीरता ही जीवन का आधार है, बिल्कुल नहीं। गंभीर व्यक्ति तो कभी जीवन अच्छे से बिता ही नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, गद्यांश के अनुसार व्यंग्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करना, तनावपूर्ण जीवन को हल्का बनाना। व्यंग्य का ये तो नहीं है उद्देश्य। परिस्थितियों से भागने का मार्ग दिखाना, ये भी नहीं करता व्यंग्य। मनोरंजन करना, ये भी नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 1 है कि वो जो समाज की विसंगतियां उन पर तीखा प्रहार करता है व्यंग्य। क्वेश्चन नंबर 20 है, गद्यांश के अनुसार हास्य और व्यंग्य का साहित्यिक महत्व क्या है? केवल सामाजिक विसंगतियों का चित्रण करना, केवल नहीं। केवल मनोरंजन, नहीं। जीवन की कठिनाई को बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। हास्य और व्यंग्य से जीवन की कठिनाइयां नहीं बढ़ती हैं, ना ही कम होती हैं। गंभीर संदेशों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना, जो हमारा करेक्ट है वो है 4th। गंभीर संदेशों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है व्यंग्य और हास्य साहित्य। तो ये आज हमारी क्लास थी हिंदी की। होप सो आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। सारी आज के जितने भी आप लोगों ने इसमें वर्तनी देखी है, कहीं ना कहीं वो 1-2 रिपीट हुई हैं, तो रिपीट हो रहे हैं पेपर्स, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोग जम के प्रैक्टिस करते जाइए, नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे एग्जाम में आप लोगों के, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी इशू हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के आंसर
आप लोगों के कमेंट के थ्रू दे दूँगी। थैंक यू।